तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की इस क्लास में आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज की क्लास होने वाला है। क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप करने की कोशिश करेंगे एंड इस क्लास के अंदर आप सभी के प्रीवियस इस क्वेश्चन के साथ आप सभी के से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया गया जो कि आप सभी के आरपीएफ एग्जाम में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी भी उस वर्दी को सपने को साकार करना चाहते हैं और अपने माता पिता को दिखाना चाहते हैं कि ले मैं तो वर्दी पहनकर आ गया, तो आज की इस क्लास को आप लोग जोश और जज्बे के साथ अपने वर्दी को पाने के लिए इस क्लास को एंड तक जोड़ देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। और मैं आप सभी से यही चाहूंगा कि आप लोग इस क्लास को एंड तक जोड़ देखिएगा और हर एक प्रश्न का आंसर आप लोग कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपसे कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा कि मैं तो इतना क्वेश्चन कर पा रहा हूं तो मैं इस वर्दी को सपने को साकार करके रहूंगा और मैं इस वर्दी को पा करके रहूंगा। इस बात को दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि चुनाव आयोग की संचालन शक्तियां भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आती है। चुनाव आयोग की संचालन शक्तियां भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 15 में आती है, भाग 15 में ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बस आप लोग इस क्लास को देखने में ध्यान लगे, सारे टेंशन छोड़ दीजिए कौन सा प्रश्न क्या करना। बस आप लोगों के लिए जो भी क्लास लाया जा रहा है आप लोग दिल और दिमाग से इस क्लास को बस अटेंड कीजिए और हर एक प्रश्न का आंसर आप लोग देने की कोशिश करें और हर एक प्रश्न को कॉपी में नोट जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भगवान मरुगा को समर्पित है। तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भगवान मरुगा को समर्पित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 3 यानी कि थाईपुसम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अगले प्रश्न को बात करती कौन सा यंत्र वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। कौन सा यंत्र वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। अब ये क्वेश्चन तो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हलवा लगेगा और कुछ स्टूडेंट ये भी बोले होंगे कि सर क्या ऐसा भी प्रश्न भी पूछा जाता है। तो जी हाँ, आप सभी से ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हर प्रश्न आप सभी के टफ नहीं और हर प्रश्न आप सभी के लिए उतना आसान भी नहीं होता जितना कि आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ओडोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 3 को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने बेघर लोगों के लिए अबुआ आवास योजना शुरू किया है। किस राज्य ने बेघर लोगों के लिए अबुआ आवास योजना को शुरू किया। यह भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा झारखंड सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। और आप सभी के एग्जाम में कहां से प्रश्न पूछे करंट अफेयर से आप सभी की क्लास में इसी क्लास में मैं बताने वाला हूं, तो ध्यान से जरूर समझिए। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 5 नंबर, संविधान में कितने प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। संविधान में कितने प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। तो 3 प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। कितने प्रकार के किए जा सकते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित नदियों में से भारत की कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है।
यानी कि ऐसी भारत की कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? भारत की कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में जाकर के गिरती है? गंगा, नर्मदा, महानदी या कृष्णा? तो ये हो जाएगा आप सभी के नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकारी सोने के लेप के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकारी सोने के लेप के लिए प्रसिद्ध है? अब यह ऐसा कौन सा क्वेश्चन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि तंजौर चित्रकारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 8 नंबर है कि रुइया गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? और आप सभी के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न स्पोर्ट्स से जरूर पूछेगा और उसी टॉपिक में से पूछेगा आप सभी के कप एवं ट्रॉफी से। मैं आप सभी को 100% गारंटी देता हूं कि आपसे कप एवं ट्रॉफी से 1 प्रश्न पूछेगा और 2 प्रश्न आप सभी के स्पोर्ट्स से जरूर पूछेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ब्रिज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 9 नंबर की वायु प्रदूषण के संकेतन के रूप में किस जीव का उपयोग किया जाता है? वायु प्रदूषण के लिए किस जीव का उपयोग किया जाता है? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 यानी कि लाइकेन हो जाएगा। लाइकेन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 10 नंबर प्रश्न है और ये भी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप सभी को मेहनत और आप सभी कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसे बेस्ट क्लास को अटेंड जरूर कर पाए। कह रहे कि सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक की बात करते हैं तो सिमुका हो जाएगा। सिमुका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 11 नंबर कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगला प्रश्न है कि 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के तहत केरल में शासन किया। कौन से संविधान के तहत शासन किया था? तो आप के अनुच्छेद 356 के तहत ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ IHF इंटरनेशनल हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? तो स्विट्जरलैंड आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला प्रश्न है कि प्यूटर मिश्र धातु का प्रयोग घटक क्या है? प्रमुख घटक क्या है? 14 का जाएगा आपसी के दिन नहीं, यहाँ पर टीन होना चाहिए ना, दिन नहीं होगा, यहाँ पर टीन होना चाहिए जो कि यहाँ पर रॉन्ग यहाँ पर टाइप किया गया। टीन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थोड़ा एक खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 3 है कि हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 16 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेह, ऊसर या कल्लर भी कहा जाता है? 16 का जाएगा आप सभी का लवणीय और क्षारीय मिट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 17 नंबर प्रश्न स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस 2023 का विषय क्या है? 2023 का विषय क्या है फटाफट बताइएगा। समुदाय के मध्य से एकता, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 18 नंबर की भूमध्य सागर से जुड़ा एक समुद्र है
तो अटलांटिक महासागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 19 नंबर की। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो धारा का मान क्या होता है? धारा का मान बढ़ जाता है या आधा हो जाता है या घट जाता है या समान रहता है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि इक्वल रहता है, यानी कि समान रहता है। चलिए बराबर आता है। अगला प्रश्न है कि द अनाक्री द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉर्पोरेट वायलेंस एंड पीलेज ऑफ एन एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन भी आई है, काफी इंपोर्टेंट है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के विलियम डेल रिपल हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर वैश्विक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में किसने अध्यक्षता की है? 21 का जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि निर्मला सीतारमन। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वक्र पथ में गतिमान वस्तु द्वारा महसूस किए जाने वाले प्रत्यक्ष बल कहलाता है? तो 22 का जाएगा आप सभी का आप केंद्रीय बल कहलाता है, आप केंद्रीय बल हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत आए हैं? तो यह जाएगा आप सभी का अनुच्छेद 6 में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा स्थल की खोज किया? तो दयाराम साहनी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का निम्नलिखित में से किसने हेयर स्टाइल एक्टिविटी ऑच कर्नेल हॉक प्रणाली लॉन्च किया? तो ये हो जाएगा आप सभी का 25 का ऑप्शन नंबर है भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न चालुक्य वंश की राजधानी आप सभी के बदामी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नव नियुक्त केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त है? 27 का जाएगा ए, यानी कि प्रवीण श्रीवास्तव हो जाएगा। अगला प्रश्न ब्राजील में एक बिल्कुल अलग पौधे के अंदर वैज्ञानिक द्वारा खोजे गए यौगिक का नाम बताएं? तो यह जाएगा आप सभी का कैनाडियोल हो जाएगा। अगला प्रश्न दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय समिति के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आप सभी के मनसुख मंडवा। प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया और इस क्लास के अंदर जीएस के साथ साथ जीके का भी प्रश्न लिया गया जो कि आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो आइरिस हो जाएगा, जिसे कि परितारिका भी कहा जाता है। आइरिस आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऊंचाई चढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि जब लोग ऊंचाई को चढ़ते हैं तो उनके वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायुमंडलीय दाब घटता है। क्या करने लगता है? वायुमंडलीय जो दाब होता है दोस्तों वो क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है, यानी कि घटने लगता है। चलिए अगला प्रश्न है कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? यानी कि आंख में जब प्रकाश की मात्रा प्रवेश करती है तो उसको नियंत्रित कौन करके रखता है? उसको अच्छे तरीके से नियंत्रित कौन करता है? तो पुतली यानी कि नेत्र का तारा करता है। ठीक है ना? ठीक है, नेत्र का तारा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं और आप सभी इस क्लास को एकदम एंड तक देखिएगा, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट आप सभी के लिए प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है ना? 4 नंबर प्रश्न है कि कौन ये यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? कौन सी यंत्र है जो कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो हो जाएगा आप सभी की माइक्रोफोन हो जाएगा। आविष्कार एमिली बर्लिनर ने जिसका आविष्कार किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि ये कौन यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? ये भी प्रश्न आप सभी को लग रहा होगा, अगर आप सभी को याद हो क्वेश्चन तो आप सभी को लग रहा होगा कि यार ये तो प्रश्न काफी ज्यादा सरल है, क्या ऐसा प्रश्न पूछेगा?
तो जी हाँ दोस्तों, आपसे के एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिए और ध्यान से अटेंड कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा विद्युत सेल। विद्युत सेल आपसी के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि गिरगिट रंग क्यों बदलता है, तो गर्मी सहन के लिए रंग बदलता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गैसों के प्रसारण के 3 उदाहरण दे। गैसों के प्रसारण के 3 उदाहरण देना है, यहाँ पर आपसे से पूछा गया है कि गैसों के प्रसारण के 3 उदाहरण दे। तो खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू और इत्र की महक हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं। यानी कि सारे मिलकर के किसके प्रभाव पर कार्य करते हैं, तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। किस पर कार्य करते हैं, चुंबकीय प्रभाव। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है। जब हम लोग तेल की बूंद को पानी पर डालते हैं ना, आप लोग भी ऑब्जर्व किया होगा या देखा होगा या अभी आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस क्लास के बाद, कि जब भी हम लोग पानी पर ना क्या करते हैं कि तेल की बूंद को डालते हैं तो पानी क्या होती है ना, फैलने लगती है। तो इसमें कारण क्या होता है, इसमें जो कारण होता है जल का जो पृष्ठीय तनाव होता है ना अधिक होता है। जो जल का पृष्ठीय तनाव होता है वो अधिक होता है, इसीलिए क्या होता है कि तेल जो होता है उसकी बूंदें जो होती है पानी पर पड़ती है, क्या होती है, होने लगती है, फैलने लगती है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 10 नंबर प्रश्न है। एंड अभी तक आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए स्टूडेंट, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा जब भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप सभी के लिए अपलोड किया जाए तो आपके पास क्लास सबसे जल्द पहुंचते रहे। अगला प्रश्न है कि द्रव की बूंद किस वजह से गोलाकार होती है। यानी कि जो भी द्रव होता है, द्रव की बात करें, पानी ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, तो उसका जो बूंद होता है ना, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, उसका जो बूंद होता है वो क्या होता है, गोलाकार ही होता है, चिपटा उपटा नहीं होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो चिपटा नहीं, वो सिर्फ गोलाकार ही होता है। आखिर क्यों होता है, तो पृष्ठीय तनाव के कारण से क्या होते हैं, ये सारे गोलाकार के रूप आकार ले लेते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है तो विद्युत बनाने में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है। यानी कि जब हम लोग पहाड़ पर रहते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जल जो होता है ना, कम तापमान पर भी उबलने लगता है। इसका कारण है कि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण से वहां पर जल कम तापमान पर भी उबलने लगता है। अगला प्रश्न है कि फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो कि मिश्र धातु का बना होता है, टीन और सीसा का बना होता है। किसका मिलकर के बना होता है, तो टीन और सीसा का मिलकर के बना होता है। तो अगला प्रश्न है कि बादल वायुमंडल में क्यों तैरता है। जो बादल होता है वायुमंडल में क्यों तैरता है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो अल्प घनत्व के कारण या निम्न घनत्व के कारण ये क्या करते हैं कि वहां पर तैरते हुए नजर आते बादल जो होते वायुमंडल में, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 16 नंबर प्रश्न है कि मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते। मात्र 2 ऊतक कौन है जो कि खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नाखून और कर्निया हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपीज हो जाएगा। अगला प्रश्न कि रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो द्रव की वाष्पन सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर प्रश्न की लोलक की
कालावधि किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रण पर कार्य करता है। विटामिन बी वन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बेरी होता है। विटामिन बी वन कमी से बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रेस के तापन तंतु नाइक्रोम को किसके बीच रखा जाता है? तो अभ्रक हो जाएगा, अभ्रक हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रकाश की गति किसने मापा था? यानी कि सबसे पहले प्रकाश की गति को मापने वाले की बात किया जाए तो रोमर हो जाएगा, रोमर। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? न वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे ताकि गिरने से बच सके ना। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। 25 नंबर है कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? तो 3 होते, प्रोटियम, ट्यूरेनियम और ट्रिटियम। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल हो जाएगा। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, धान का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो बीज होता है। अगला प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया है? तो इंदिरा गांधी ने दी थी। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री जूलिया ली गिलार्ड हो जाएंगी। अगला प्रश्न, सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो बेंजीन हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो नियंत्रित विखंडन होता है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्था भारत में कहाँ पर है? तो आपसे के लेह में हो जाएगा। मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? तो शुंग काल में हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्र कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो कॉपर सल्फेट है। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो जिंक ब्लेड से होता है। चलिए अगला प्रश्न कि बॉल पेन का आविष्कार जॉन बोर्ड्स ने किया था, बॉन्ड ने। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से बिलोंग करते हैं? तो फिजी हो जाएगा। तो आज की इस क्लास को यहीं तक एंड करते। आप सभी को क्लास कैसा लगा इनमें जरूर बताइएगा। अगर आप सभी क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। और आप सभी के रेलवे आरपीएफ से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे क्लास को अपलोड किया गया है जिसमें आप सभी के प्रीवियस क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल पेपर भी अपलोड किया गया है। आप लोग नहीं देखे तो जाकर के इस चैनल के ऊपर आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।